नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि ARDS के बारे में। ये फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन ये बीमारी क्या है और इसका पता कैसे चलता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल लीड एंड सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल से डॉक्टर नवनीत सूद। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। हाय डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे ARDS भी कहते हैं, आखिर क्या है? देखिए, ARDS दो तरीके का रहता है। एक जी। तो जो आपने बताया कि जो प्रीमेच्योर बच्चों में होता है, और एक ARDS हम उनको भी बोलते हैं जो एडल्ट्स में होता है, जो बहुत सीवियर इन्फेक्शंस में होता है। ओके। आप ये लेके चलिए, जो कोविड में बहुत सारी मोर्टेलिटी हुई थी या जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो उनको अल्टीमेटली ARDS ही हुआ था। तो ARDS कोई बीमारी नहीं है। ARDS एक ऐसा टर्म है जिसमें लंग का फंक्शनिंग जो है वो बहुत डैमेज हो जाता है। अब जो ओके। बच्चों में ARDS होता है वो तो क्योंकि लंग पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, और जो लंग के बाकी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे पैरेन्काइमा है या वेसल्स हैं वो पूरे डेवलप नहीं होते, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। ओके। पर जो बड़ों में ARDS होता है वो उनमें होता है जिसमें कि डेवलपमेंट तो पूरी हुई थी, बट क्योंकि इन्फेक्शन हुआ या अंदर अपने साइटोक्रोम्स और इंटरल्यूकिन्स की वजह से जो बॉडी के अपने सेल्स हैं उन्होंने डैमेज किया, उससे जो लंग और पैरेन्काइमा या वेसल्स डैमेज हो गए और उसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हुआ। ओके। डॉक्टर, ये जो सिंड्रोम है ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? इनके सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, बच्चों तो बच्चों में तो जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनका टेस्टिंग वहीं पे ही हो जाता है। जब वो बॉर्न होते हैं उनके जी। ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर लिए जाते हैं, उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर लिए जाते हैं। बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ, उसकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है एक ग्रोथ कम होने की, और बाकी चीजों में भी डेवलपमेंट उसकी धीरे होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो बच्चों में होती है। जहां ओके। तक बड़ों की बात है, बड़ों में नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाईपैप या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पे उनकी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली ARDS जो टर्म है वो इस चीज के लिए है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि जो सांस आप ले रहे हो वो जी। ऑक्सीजन क्रॉस नहीं हो पा रही है ब्लड में। तो ओके। सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर वो धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाता है। ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप उसने कहा आपने ठीक से इलाज नहीं किया सही टाइम पे, तो वो काफी घातक सिद्ध हो सकता है। ओके। डॉक्टर नवनीत, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे ARDS का पता लगा सकते हैं? देखिए, सिंपल टेस्ट है। ऑक्सीजन की कमी जो है वो हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से ही होती है। जहां ओके। तक बच्चों का सवाल है, उनमें हम जैसे ब्लड गैसेस हमने किए, और ब्लड गैसेस मतलब एक ब्लड का टेस्ट रहता है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नापी जाती है। और उससे भी सिंपल टेस्ट है कि ऑक्सीजन का लेवल, हम जैसे आजकल तो सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, तो बच्चों के छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं, बट वो उतने रिलायबल बच्चों में नहीं होते, इतने प्रीमेच्योर बेबीज में वो उतने रिलायबल नहीं होते। उनकी कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए इन्वेसिव चीजें होती हैं। और बाकी बड़ों में तो आप पल्स ऑक्सीमीटर, आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आजकल सबको पता है कोविड में भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज थे। तो हम नॉर्मली जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो बाहर की हवा में ऑक्सीजन है वो 21% है, और हम वही 21% जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं अंदर, यानी कि अंदर लेते हैं, और उससे हम सबका काम चलता है क्योंकि लंग्स नॉर्मल है। जहां पे उस 21% से ज्यादा देनी पड़ती है ऑक्सीजन आपको, कि आपकी सैचुरेशन 90, 91, 92 जो भी मेंटेन रहे, तो वो एक इनिशियल लक्षण है कि आप शायद ARDS की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, गर्मी का टाइम आ चुका है और कहते हैं कि गर्मियों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है इससे पीड़ित व्यक्तियों को। यदि ऐसा होता है तो अस्थमा वाले मरीज जो हैं वो अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं
और उन्हें कैसे रखना चाहिए? देखिए, एक तो कॉम्प्लिकेंसी बहुत आ जाती है। जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जो लंग्स के बाकी पेशेंट्स भी हैं, एएलडी के, सीओपीडी के, जी। उनको लगता है मेरे को प्रॉब्लम जो है वो सर्दियों में ही होगी और गर्मियों में नहीं होगी। और ऐसा है नहीं। बेसिकली गर्मियों में आप देखेंगे तो अस्थमा के सबसे ज्यादा एग्जर्वेशन अभी मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं, क्योंकि अभी फसल कटने का टाइम है, पॉलन ग्रेन्स हैं, बहुत सारे और एलर्जेंस हैं जो अभी हवा में हैं अभी आपके। तो उससे एलर्जिक जो अस्थमा का पेशेंट है वो एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो मास्क भी नहीं पहनेंगे, अपनी दवाइयां भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इस वक्त, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अभी ठीक है, गर्मी का टाइम है, 2-3 महीने में दिक्कत नहीं होगी, बारिश होता है। तो एक तो जी। कॉम्प्लिकेंसी है, दूसरा एलर्जेंस जो है वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, गर्मी में, सर्दी में। इन्फेक्शंस, हालांकि वायरल इन्फेक्शंस थोड़ा सा रिलेटिवली कम होती हैं सर्दियों से, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बाकी चीजें जो है वो गर्मियों में भी उतनी ही हो सकती है जितनी की सर्दियों में हो सकती पर डॉक्टर कहते हैं कि है। गर्मियों में एलर्जेंस डेफिनेटली गर्मियों में ज्यादा होते हैं, तो अस्थमा के जो अटैक है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि लोग दवाइयां लेनी, जो रेगुलर दवाइयां उनको दी जाती हैं, वो भी छोड़ देते हैं। ओके। फिर वो एकदम आएंगे कि हमारे को अटैक आ गया, तो फिर वो एडमिट होंगे और सब कुछ होगा। उतनी देर में लंग को डैमेज हो सकता है, तो वो ध्यान रखिए, कॉम्प्लिकेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ओके। पर डॉक्टर कहते हैं कि गर्मियों में सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सांस लेने में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आपका सफोकेशन लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपने जो मतलब इससे व्यक्ति हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो मास्क भी देखिए, लगा ब्रीदिंग सकें और इससे एक्सरसाइज, बच भी सकें? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो हम लोग वैसे भी सबको बोलते हैं। ओके। वो एस्थमा में, सीओपीडी में और आईएलडी में सब में बहुत हेल्पफुल रहता है। जी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अपने ब्रोंकोडायलेटर्स यानी हम जो दवाइयां हैं, इनहेलर्स किसी को दिए जाते हैं, किसी को रेगुलरली इनहेलर्स दिए जाते हैं, किसी को बोला जाता है कि अगर आपको दिक्कत होगी तो आप ले लीजिएगा। उस टाइप से अगर होगा तो वो दवाइयां एक तो रेगुलरली लेते रहे, और जब भी दिक्कत लगे आप उसको नजरअंदाज नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही प्रॉब्लम होगी, गर्मियों में भी प्रॉब्लम होती है। जहां तक रही सफोकेशन की बात, वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों को नाक नाक की भी प्रॉब्लम होती है, तो सांस खींचने में मास्क के साथ दिक्कत आती है, मुंह सूखता है, डिहाइड्रेशन आपकी बहुत कॉमन है गर्मियों में, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पानी एडिक्वेट अमाउंट में पीना है। पानी की क्वांटिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए हमेशा। गर्मियों में आप ये लेके चलिए, आपका 4 से 5 लीटर पानी लॉस होता है दिन का, तो जी। उसको आपको भरपाई पूरी रखनी है, नहीं तो आपका जो एयरवेज है वो भी सूख जाएगा और आपको दिक्कत ज्यादा करेगा। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है, इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, डिफरेंट है। जो बच्चों में है उनमें तो कुछ कुछ दवाइयां हैं जो काम आ सकती हैं। दूसरा, उनको जिस वक्त उनको प्रॉब्लम आती है उस वक्त प्रॉपर एनआईसीयू, या जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल आईसीयू, जो बहुत छोटे बच्चों का आईसीयू होता है, उसकी केयर मिले, उसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का सब तरीके होते हैं। तो वो पीडियाट्रिशियन और नियोनेटल जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको मेंटेन करके रखें, ताकि जितनी जल्दी वो बच्चा पैदा हो गया उतनी देर वो सर्वाइव करता रहे, ताकि उसकी लंग भी डेवलप होती रहे। कुछ एक दवाइयां भी हैं जो दी जाती हैं उनको, बच्चों को। जहां तक बड़े लोगों का एआरडीएस की बात है, वो तो इन्फेक्शन रिलेटेड होता है, और उसका मैनेजमेंट भी वेंटिलेटर पे या एनआईवी पे, वो एडल्ट आईसीयूज में या बाहर भी वार्ड्स में जिनको है, ओके। ऑक्सीजन के साथ और बाकी दवाइयों के साथ मेंटेन होता है। जिस वजह से एआरडीएस हुआ है उसी वजह का इलाज किया जाएगा। एआरडीएस की अलग अलग वजहें हैं, अलग अलग इन्फेक्शंस हैं, नॉन इन्फेक्शन की वजह से भी एआरडीएस होता है। तो जो वजह, जिस वजह से एआरडीएस हुआ है बड़ों में, उस वजह को इलाज चलेगा, और ऑक्सीजन सपोर्ट तब तक मिलेगा जब तक उस इलाज का असर ना आ जाए। ओके। डॉक्टर, जो एआरडीएस से पीड़ित लोग हैं, उन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और क्या बचपन में ही इसका इलाज करके इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा जो जो बच्चों में एआरडीएस होता है, जो नियोनेट्स में होता है, जो सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होता है, जी। उनमें तो आप जब आप दे देंगे, दवाई दे देंगे और बच्चे को आपने पूरा सपोर्टिव सिस्टम दे दिया है ताकि वो सर्वाइव कर जाए उतने टाइम जितने टाइम उसकी लंग डेवलप नहीं हो रही और बाकी चीजें नहीं हो रही,
तब तो उसको आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत सारे बच्चों में रेजिडुअल इफेक्ट रह जाता है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी बड़े होंगे धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे, तो ध्यान ये रखना पड़ता है कि उनकी डेवलपमेंट ठीक हो रही है, ग्रोथ ठीक हो रही है। बच्चों में नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि खांसी मिलेगी आपको या सांस मिलेगा आपको, वो उनकी ग्रोथ ही सारा कुछ, सिम्टम्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट ही रुक जाती है। ओके। तो उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और जल्दी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप पीडियाट्रिशियंस की जल्दी से सहायता लें। जहां ओके। तक बड़े लोगों की बात है, उसमें क्या है कि एआरडीएस के बाद वो लंग जो डैमेज हुआ होता है, वो उसमें स्कारिंग, आप यूं समझ लीजिए कि उसमें कुछ एक निशान रह जाते हैं जो कभी पूरे ठीक नहीं हो पाते हैं। सपोजिटली हमने 20, 30, 40% ट्रीट कर लिया, पर तीस ओके। 40% रह गया। तो वो डिपेंड करता है हर पेशेंट पे। कुछ पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब उनको ऑक्सीजन की हर वक्त रिक्वायरमेंट रहेगी, या वो चलेंगे फिरेंगे तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, तो उस वक्त रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके। और कुछ हम दवाइयां भी दे सकते हैं जिससे धीरे धीरे करके 1 आधे 2 साल में उनकी जो स्कारिंग है उसको भी हम कम कर पाए। अभी रिसेंटली बहुत सारी मेडिसिन आई हैं जो ओके। इस चीज को, इस चीज के लिए बनी है। और ओके। कुछ कुछ ट्रायल्स भी चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 10 या 15 साल में इस चीज का भी समाधान निकल जाएगा या नई इम्प्रूवमेंट होगा, दवाइयाँ हमारे निकलेंगी। इलाज में भी इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बच्चों को इस विकार से बचाने के लिए, जो बच्चे अभी जन्म लिया है, उन्हें, महिला जो प्रेग्नेंट होती है, उन महिलाओं को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? इस बीमारी से बचाने के लिए जो प्रेग्नेंट महिला है उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए बेसिकली? सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका एंटीनेटल चेकअप सबका होना चाहिए। ओके। शहर में तो ऑलमोस्ट सारे करवाते ही हैं, बट अगर आप गाँव में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चों, जच्चा बच्चा जो केंद्र हैं, बहुत सारे अभी तो गवर्नमेंट ने भी खोले हैं, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है अभी। तो बहुत सारे लोग अभी भी दाई और इस टाइप की चीजों के थ्रू ही डिलीवरी होती है, तो वो ये चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और डिटेक्ट कर भी लेंगे तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि आपको, तो आप, ये गवर्नमेंट का और बाकी हॉस्पिटल्स का भी ये एक दायित्व है कि ये डीपेस्ट, आपके डीपेस्ट पेनिट्रेशन चाहिए आपको इस चीज के लिए, कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हों। और जिन माओं में जल्दी बच्चा होने की या प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं, उनको पहले ही आप, जो सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सब चीज की अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनको वहीं पे डिलीवरी कराई जाए, ओके। ताकि अगर बच्चे को एआरडीएस हो तो ऐसा नहीं हो कि उनको ट्रैवल करना पड़े। जैसे हम अभी देखते हैं लोगों को एक एक दिन ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है कि अच्छा हॉस्पिटल में आपको फैसिलिटीज मिले। तो वो आपको पहले से ईयर मार्क करके रखना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा कि आप उसका एंटीनेटल चेकअप, या जो बच्चा होने से पहले का चेकअप रेगुलरली कोई मेडिकल पर्सनल कर रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है, इससे पीड़ित लोग जो हैं वो भी आम लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं, या उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं, बिल्कुल जीते भी हैं। बहुत ओके। सारे लोग जो जो नहीं बच पाते हैं वो तो अलग बात है, पर जो बच जाते हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ, ये अपना लाइफ स्पैन जीते हैं। कुछ लोगों में रेजिडुअल इफेक्ट्स रह जाते हैं एआरडीएस के, ओके। पर वो भी काफी हद तक, आप अगर ये मान के चलिए 80-90% तक का, वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकते हैं। चीजें बस ध्यान रखने वाली ये होती हैं कि इनको, जैसे वैक्सीनेशन हैं वो अपने प्रॉपर टाइम पे लेने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से सलाह जल्दी कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लंग्स थोड़ा वीक तो रहेंगे ही बाकी नॉर्मल लोगों से। ओके। डॉक्टर, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम सभी को लंग्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए अपना, और खासकर कि गर्मी के समय में, क्योंकि ह्यूमिड वेदर से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। देखिए, दोनों ही चीजें, ड्राई वेदर में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो पूरे एयरवे को ड्राई कर देता है। ह्यूमिड वेदर में क्योंकि एलर्जेंस और इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, वो भी आपको इरिटेट कर सकता है। ओके। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करिए, या जनरल एक्सरसाइजेस करोगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाती है उसमें। ओके। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, अच्छा हेल्दी खाना बहुत जरूरी है।
आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कुछ वायरल लोड आया और आपको प्रॉब्लम हो गई। जी डिहाइड्रेशन मैं फिर से उसको आपको जोर देके बोलूंगा कि पानी जो है आपके बॉडी में एडिक्वेट हमेशा होना चाहिए। गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जी और लंग्स भी बहुत डैमेज होती है उस वजह से। जी तो डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होना है। पेशेंट को हाइड्रेट प्रॉपरली रहे और एक्सरसाइज करे और अच्छा खाना खाए, ये जनरल रूल है। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। जैसे कि पानी को सही से आपने बताया कि पानी सही से पिएं, और क्या कहते हैं पानी के साथ जूस भी ले सकते हैं गर्मियों में। आप कई सारे जूस और बिल्कुल, स्मूदी कोई पी भी सकते तरल हैं जो आपको पदार्थ हो हेल्दी रख आपने सकता है। उसमें काउंट करो। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आज हमने जाना एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में और इससे पीड़ित बच्चों के माता पिता को कैसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा एक नया शो लेकर और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.